अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हर साल 15 अरब डॉलर का मीठा पानी समुंदर की भेंट चढ़ा देते हैं, जबकि हम हर साल आलमी दुनिया से 2 से 4 अरब डॉलर का कर्ज हासिल करते हैं और हमारा टोटल बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 1 अरब डॉलर से जायद की पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए खरीद रहा था, जो कि इस साल बढ़कर 2.2 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। आखिर क्यों हम इतने वसाइल होने के बावजूद इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं और इन वसाइल को सैलाब में बहाकर क्यों मसाइल में तब्दील कर रहे हैं? क्या हम डूबते हुए इन लोगों को बचाने के साथ साथ खुद को एक खुद मुख्तार कौम नहीं बना सकते? क्या बेरोजगारी, तबाही, भूख, कर्ज, गिरती हुई मईशत और अरबों की गैर जरूरी इम्पोर्ट पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं? दोस्तों, ज़ेब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब और इससे होने वाली तबाहकारियां कोई नई बात तो नहीं, लेकिन अफसोस जब भी हम पर यह आफत आती है तो हम इसके बुनियादी हल के जरिए आइंदा बचाव की प्लानिंग के बजाय इस सब को खुदा का अजाब कहकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन यही मुसीबत अगर किसी और मुल्क में आती है तो वो इनकी आखिरी मुसीबत होती है। दोस्तों, जापान और चाइना में जलजले, सुनामी और सैलाब आना आम सी बात है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर जदीद है कि 2005 जैसे तारीखी शिद्दत का जलजला भी कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे परवरदिगार ने बेपनाह कुदरती ज़खायर अता किए हैं, जिनमें से एक दरियाई निज़ाम भी है। लेकिन अफसोस ये मुल्क बेकदरों के हाथ में है, जो इस मुल्क की तरक्की का सोचने के बजाय बस अपने असासे बनाने पर तरजीह देते हैं। और साथ ही साथ इस मुल्क के पीछे रह जाने की एक वजह हम खुद भी हैं, क्योंकि जब काला बाग जैसे बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू होने को होते हैं तो हम मुफाद परस्ती को जाहिर कर इसे तनकीद का निशाना बना के खुद को पीछे कर देते हैं। और हमारा हमसाया मुल्क एक ही दरिया पर कई मकामात पर बहुत से डैम बनाकर खुद को बहुत वक्त पहले ही इस मसले से आजाद कर चुका है। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान जिसकी मईशत का इन्हिसार 80% ज़राअत पर मुनसिर है, ये मुल्क हर साल मानसून की बारिशों या मामूल से ज्यादा की बरसात से डूबा रहता है। जिस तरह दहशत गर्दी कुछ अरसा पहले इस कदर उरूज पर थी कि लाशें देखकर एक आह के सिवा कुछ न निकलता, वैसे ही अब हर साल सैलाब में लुटे खानदान देखकर यही होता है। बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाती हैं, माल मवेशी लुट जाते हैं, अगर कुछ बचता है तो वो इस सैलाबी पानी में तैरती लाशें, जो इतनी भी ताकत नहीं रखती कि ये पूछ सकें कि आखिर हमें किस बात की सजा दी गई। लेकिन हमारे इन करप्ट और मुफाद परस्त हुक्मरानों को हमारी जान से क्या गर्ज, इन्हें तो बस अपनी तिजोरियां भरी हुई चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में हर साल छोटे बड़े सैलाब आते हैं। 2010 के सैलाब में पाकिस्तान का 5वां हिस्सा सैलाब में डूब गया और तकरीबन 2 करोड़ लोग बेघर हुए और इसे तारीख का सबसे खतरनाक सैलाब करार दिया गया। मगर अफसोस हमने वक्त से कुछ न सीखा और रवां साल एक और सैलाब ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुल्क के तिहाई हिस्से को मुतासिर कर दिया। दोस्तों, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 7 लाख से जायद अफराद सैलाब से मुतासिर होते हैं, जिससे मईशत को कम से कम 3 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार अब गैर मामूली हो गई है, जो सैलाब की शिद्दत को हर साल बढ़ावा दे रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात काबिल गौर ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में पाकिस्तान का अपना हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान को अपनी लोकेशन की वजह से 2 मौसमी निजामों का असर सहना पड़ता है। नंबर 1 सख्त गर्मी और खुश्क साली, नंबर 2 मानसून की बारिशें। दोस्तों, हम कुदरत के इस अमल को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अकल और बेहतर मंसूबा बंदी से की मदद से इस तबाही को माइनस से प्लस करके अपनी जिंदगी को आसान और इस मुल्क की मईशत को बढ़ा जरूर सकते हैं। नहीं समझे? थोड़ा मुश्किल है ना? दोस्तों, चले आए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर साल इस मुल्क में ग्लेशियर्स के पिघलने और बरसात के बायस इससे बहने वाला पानी जखीरा अंदोजी की बुनियादी सहूलियात यानी डैम्स ना होने की वजह से बह जाता है और निचले शहरों और बस्तियों को तबाह करता हुआ समुंदर में जा मिलता है। अब पाकिस्तान के दरियाओं में 70% पानी 3 माह यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में आता है और सिर्फ 30% पानी बकिया 9 महीनों में आता है। और ये 30% हमारी जरूरियात के लिए इंतहाई नाकाफी है। अगर हम मानसून में आने वाले पानी को
ذخیرہ نہیں کرتے تو ہم آبپاشی کے نظام کو باقی کے 9 ماہ بھی بالکل نہیں چلا سکتے، مگر افسوس ہماری موجودہ واٹر اسٹوریج کیپیسٹی خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، ایک سروے کے مطابق پہاڑوں پر گلیشیئرز کے پگھلنے سے ان کے ساتھ ریت اور بڑے بڑے پتھر بھی آتے ہیں، جن کی وجہ سے موجودہ ڈیمز کی واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کی سطح میں 33% تک انتہائی کمی آ چکی ہے۔ دوستو، اگر ہم ایسے ہی مزید واٹر اسٹوریج سسٹم یعنی ڈیمز بنا دیتے ہیں جو کہ سارا سال سمندر کی زینت ہونے والا پانی ذخیرہ کرتے ہیں، تو ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سے بے گناہ لوگوں کی بستیاں ڈوبنے سے بچ جائیں گی اور ان کے باعث ہونے والا اربوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہماری زراعت کے لیے ہمارے پاس سال کے 12 مہینے بے پناہ پانی موجود ہوگا، جس کے باعث ہم بآسانی آبپاشی کر سکیں گے۔ ہم دن بدن بڑھ رہی اس اربوں ڈالر کی سالانہ آئل امپورٹ کو کم کر کے ایک خود مختار قوم بن سکتے ہیں اور ہائیڈرو پاور پلانٹ کے ذریعے مزید سستی بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ امپورٹ کم ہوگی تو پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں بھی اضافہ ممکن ہے۔ جہاں یہ ڈیم تعمیر ہوگا وہاں کے مقامی لوگوں کو ہزاروں نئی ملازمتیں مہیا کی جا سکیں گی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے پیاروں سے دور پردیس نہیں جانا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فش فارمنگ کر کے نہر کے ذریعے ملک کے مختلف مقامات پر لاکھوں لوگوں کو مچھلی اور بہتوں کو اس کے ذریعے روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک ڈیم کے فوائد ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک چین اور بھارت سے کچھ سیکھ کے اپنے ان قدرتی دریاؤں اور نہروں پر جتنے زیادہ ڈیم لگا دیتے ہیں تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بے شمار فوائد لے کر آئیں گے۔ لیکن ہم کیوں ترقی کریں؟ ہم تو بس ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے اور کرکٹ میچ جیتنے کی دعا کرنے والی قوم ہے، اور جب ان ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہونے کو ہوتا ہے تو ہم علاقائی مفاد پرست وڈیروں کی باتوں میں آ کر ایک وقت کی روٹی کے لیے خود کو ترقی کی راہ سے کوسوں دور پھینک دیتے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ ممالک ایک دریا پر کئی ڈیمز بنا کر آج ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ خدارا اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور اپنی آئندہ نسل کے مستقبل کا سوچیں، اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر ان کرپٹ اور مفاد پرست حکمرانوں اور علاقائی وڈیروں کے خلاف مہم چلانے اور سوشل میڈیا پر اس ٹرینڈ کو عام کر کے تمام پاکستانیوں کی ایک آواز کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان بچانا ہے تو ڈیم بنانا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔